नमस्कार साथियों, एग्जामपुर परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलावर सिंह परिहार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी स्टूडेंट्स को नर्मदे हर, जय महाकाल। तो फटाफट शानदार तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार साथियों एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं हम इस सेशन में, तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और अपने तमाम साथियों को भी शानदार सेशन से जोड़ लेंगे, क्योंकि साथियों इसमें हम करने वाले हैं ऐसे एमसीक्यू जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे और साथ ही साथ उनकी हम डिटेलिंग भी देखेंगे कि भाई किस तरीके से वो आंसर आपका सही होता है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश है, और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश है। और साथियों हमें ऐसे फैक्ट्स की तलाश है जो हमारे एग्जाम को निकालने में हमारी हेल्प कर सकें। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों ये रहा। जल्दी से क्या करेंगे आप सभी, इसका राइट आंसर बताएंगे कि भाई साहब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फुर्ती के साथ बता दो राइट आंसर। निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी भाई साहब जल्दी से बता दो प्यारे साथियों, स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सी हो जाएगी? फटाफट बता दो, ठीक है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि भाई साहब आपकी स्केलर क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई साहब जो आपकी क्या होती है, राशियां होती हैं, वो दो टाइप की होती हैं। जो आपकी राशियां होती है मैं तुम्हें बता दूं, जो आपकी वो दो प्रकार की होती है। ठीक है ना, आपकी क्वांटिटीज दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी, याद रखना है, सदिश, जिसे आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक होती है अदिश, जिसे आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। समझ गए ना? एक होती है आपकी क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरी है आपकी साथियों याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ गए ना? मतलब क्या है सर इसका, याद रखना है, जिसमें क्या हो साथियों आपका दिशा, मतलब आप बोल सकते हैं डायरेक्शन के साथ उसका क्या हो साथियों, परिमाण हो, जिसे तुम कहते हो मैग्नीट्यूड कहते हो। क्या कहते हो? मैग्नीट्यूड कहते हैं आप, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कहते हैं। याद रखना है जिसके पास आपका खुद का मतलब डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, दोनों चीजें हो साथियों एक साथ, तो उसे कहते हैं प्यारे साथियों हम क्या, आपका सदिश या वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें केवल और केवल क्या हो साथियों, परिमाण हो, केवल क्या हो साथियों आपका मैग्नीट्यूड हो। क्या हो आपका मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उसे कहते हैं अदिश। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि क्वांटिटीज दो टाइप की हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिन्हें डिफाइन करने के लिए आपका जरूरत पड़ती है आपकी किस चीज की, डायरेक्शन की। देखो यहां भी परिमाण है, यहां भी परिमाण है, दोनों तरफ जो आपका क्या है साथियों याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड दोनों तरफ है। लेकिन एक कुछ आपकी राशियां ऐसी है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको स्पेशल क्या, किसकी जरूरत होती है, आपको एक तरीके से डायरेक्शन की। ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। मान लो हमने कहा वेलोसिटी, मैंने कहा कि भाई साहब 5 किलोमीटर की चाल से वो क्या कर रहा है आपका, उसका जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है आपका, याद रखना है 5 किलोमीटर है। तो याद रखना है अगर कोई चीज, किसी चीज का वेग है, मतलब वो किसी जगह पर किसी दिशा की तरफ क्या हो रही है आपकी, जा रही है। ठीक है ना भाई साहब, मतलब वेग मतलब होता है, आप गति बोल सकते हो, वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखना है वो किसी ना किसी दिशा को एक तरीके से आपकी क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। विस्थापन भी भाई साहब किसी दिशा को, कि भाई साहब यहां एक बक्सा रखा था, मैंने उसे यहां खिसका दिया, मतलब वो पूर्व दिशा की ओर क्या हो गया आपका, खिसक गया। अगर मैं उसे खिसकाऊंगा, डिस्प्लेस करूंगा, विस्थापित करूंगा, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, यहां से मैं यहां पर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ये मैं डिस्प्लेस हो गया, विस्थापित हो गया। भाई साहब किसी दिशा की तरफ आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, आप यहां पर आए किसी दिशा की तरफ। मतलब याद रखना है आप सभी लोगों को कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये भी किसी ना किसी दिशा की तरफ इशारा करता है। कोणीय संवेग भाई साहब, कोई अगर तुम एंगल बनाओगे, कोई कोण बनाओगे, तो कोण भी किसी ना किसी दिशा में, किसी ना किसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, बनेगा। बट जो द्रव्यमान होता है प्यारे साथियों, जिसे तुम क्या कहते हो, मास कहते हो। मैंने कहा कि भाई साहब मेरा मास कितना है आपका, याद रखना है 5 kg है, सपोज मैंने कहा, ठीक है। तो भाई साहब चाहे मैं पूर्व दिशा में जाऊं, चाहे पश्चिम में जाऊं, चाहे उत्तर दक्षिण में कहीं भी जाऊं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर वो मेरा मास द्रव्यमान 5 kg है तो वो हर जगह 5 kg रहेगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरा द्रव्यमान 5 किलो पूर्व दिशा में, फिर मैं ये नहीं कहता कि मेरा द्रव्यमान या मास आपका 5 किलो पश्चिम दिशा में, कभी भी जरूरत नहीं। केवल हमने क्या कहा, भैया द्रव्यमान उसका 5 kg है, बात खत्म। डायरेक्शन कभी यूज नहीं होता है। तो आई होप कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है? तो याद रखना है आप लोगों को, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, द्रव्यमान। जैसे भार को भी, भार भी क्या है सर, भार भी क्या है आपकी, स्केलर है, अदिश है। भार को बताने के लिए भी किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आपके किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो भाई साहब आगे चलते हैं, जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर फटाफट फुर्ती के साथ कि क्या कहे, क्या होगा इसका राइट आंसर।
किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड किसका एसआई मात्रक है? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ, जल्दी से बता दो भाई साहब, किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा भाई साहब। संवेग का मतलब मोमेंटम का, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का, वेलोसिटी मतलब वेग का, या डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन का। फटाफट बता दो क्या हो जाएगा, कमेंट कर कर आप सभी लोग क्या कर दो, बता दो भाई साहब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर आ जाएगा आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा संवेग। संवेग क्या हो जाएगा भाई साहब? मोमेंटम। तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड किसका हो जाएगा साथियों? आपका संवेग का हो जाएगा। सर कैसे ये संवेग का हुआ, कैसे ये मोमेंटम का हुआ? इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है कि भाई साहब आपका किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड ये क्या होता है साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए। किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड ये हो जाएगा तुम्हारा किस चीज का? आपका संवेग का, आप बोल सकते हैं एसआई मात्रक। क्लियर है भाई साहब? कोई यहां पर कोई समस्या? रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि जब आप संवेग लिखोगे तो संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान को कहते हो मास और वेग को कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। देखो संवेग का जब तुम फॉर्मूला लिखते हो, संवेग का मतलब होता है m फॉर मोमेंटम। तो मोमेंटम का जब तुम फॉर्मूला लिखते हो तो आता है मास इनटू वेलोसिटी। भाई साहब अगर तुम मास का देखोगे तो किलोग्राम आएगा, वेलोसिटी का देखोगे भाई साहब आपकी एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड आएगी। तो अगर भाई साहब मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है तो मास का किलोग्राम आ गया, वेलोसिटी का मीटर अपॉन सेकंड आ गया, तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड भाई साहब आपका मोमेंटम का आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई आप लोगों को ना? तो इस तरीके से तुम्हें यहां पर ध्यान में रखना है कि आपका फॉर्मूले के तौर पे आप निकाल सकते हो। अगर हमें संवेग का फॉर्मूला पता है मास इनटू वेलोसिटी, मास का पुट कर दो, वेलोसिटी का पुट कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, इजी आपका क्या हो जाएगा, जिस भी चीज का आपका फॉर्मूला आप पुट करोगे उसका एसआई आप क्या निकाल सकते हो, आप एसआई मात्रक उसका निकाल सकते हो। क्लियर है भाई साहब? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रत्यास्था से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? विच साइंटिस्ट गेव द रूल्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। जल्दी से बता दो आपका इलास्टिसिटी जिसे तुम कहते हो, प्रत्यास्था से संबंधित नियम किसने दिए थे? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितना ज्यादा क्या है आपकी खिंच सकती है, कितना ज्यादा खिंच सकती है, उसे क्या कहते हैं भाई साहब? तो उसे हम कहते हैं प्यारे साथियों आपकी क्या? इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था। समझ गए ना? तो प्रत्यास्था से संबंधित नियम आपके दिए थे, हुक ने दिए थे भाई साहब। क्या याद आ जाएगा आपको? हुक याद आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा हुक। ठीक है, हुक साइंटिस्ट ने दिए थे आपके प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी से रिलेटेड रूल दिए थे। बात को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल ठीक है। चलिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग क्या करते जाइए, कमेंट भी करते जाइए। ठीक है ना? कमेंट भी करते जाइए, फटाफट आप सभी लोग कमेंट करते जाइए। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से बता दो आपका, गिरती हुई वर्षा की बूंदों की गोली आकृति का कारण बताइए। द रीजन फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स। जल्दी से बता दो आपका फॉलिंग रेन ड्रॉप्स का जो स्फेरिकल शेप होता है उसका तुम्हें कारण बताना है। फटाफट बता दो भाई, जल्दी से बता दो आप लोग कि जो स्फेरिकल शेप जो होता है आपका किसका? वर्षा की बूंदों का। उसका जो कारण है पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, जड़त्व का सिद्धांत है, प्रत्यात्या का सिद्धांत है या ऊर्जा का सिद्धांत है। थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, थ्योरी ऑफ इनर्शिया, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी या थ्योरी ऑफ एनर्जी। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बता दो, तेजी के साथ बताएंगे और इसका मैं तुम्हें कारण बताता हूं। क्या बताता हूं भाई साहब? कारण बताता हूं। ठीक है, जल्दी से भाई साहब इसका मैं कारण बताता हूं और आप लोग क्या करिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। देखो भैया सबसे पहले तो आप इसका आंसर सुनो। इसका आंसर है सर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। क्या हो जाएगा भाई? पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, कैसे सर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन? तो देखो यहां पर आप सभी जानते हैं कि जो वर्षा की बूंद इस तरीके से गिरती है, देखो तो यहां पर जब एक जो वर्षा की बूंद है, मान लो ये मैंने ड्रॉप बनाई है, रेन ड्रॉप, ये पूरा एटमॉस्फेयर बना दिया है, ये वातावरण बना दिया है। वातावरण में क्या है साथियों? गैसें हैं। वातावरण में क्या है? तुम्हारी गैसेस है। ठीक है,
गैसेस हैं, तो यहां पर चारों तरफ गैसेस हैं, ठीक है। तो यहां पर दो तरीके के फोर्स काम करेंगे। एक आप देख लो, ये जो वर्षा की बूंद है, ये जो रेन ड्रॉप है तुम्हारी, ये क्या है तुम्हारी, याद रखना है, ये तुम्हारी रेन ड्रॉप है, ठीक है, ये रेन ड्रॉप है। और ये क्या है चारों तरफ, ये इस तरीके से मैंने क्या बना दी है, येलो से मैंने तुम्हारी क्या बना दी है, गैसेस बना दी है। क्या बना दी है, आपकी गैसेस बना दी है, ठीक है, ये गैस है। अब यहां पर क्या होता है साथियों, याद रखना है, ये गैस और रेन ड्रॉप के बीच में जो एक फोर्स काम करता है, क्या करता है, जो फोर्स काम करता है वो होता है साथियों आपका आसंजक बल। आसंजक बल काम करता है, एडहेंसिव फोर्स होता है। वो क्या होता है, एडहेंसिव क्या होता है, आपका फोर्स होता है। बात समझ आ रही है मेरी बात ना, एहेंसिव फोर्स कर दो, ठीक है, एहेंसिव फोर्स, ठीक है, एहेंसिव, एहेंसिव जो को क्या होता है आपका फोर्स काम करता है, आपका आसंजक बल। मतलब सिंपल सी बात है, गैस और आपकी रेन ड्रॉप दोनों अलग अलग चीज हैं। मतलब जब दोनों पदार्थ अलग अलग होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे आसंजक बल कहते हैं, आपका एहेंसिव फोर्स कहते हैं। बात समझ आ रही है मेरी बात ना, ठीक है ना। अब यहां पर आपको याद रखना है कि भाई साहब जो आपका क्या होता है, रेन ड्रॉप के अंदर जो आपके क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वाटर के जो क्या होते हैं आपका मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में भी एक फोर्स काम करता है जिसे कहते हैं सासंजक बल। क्या कहते हैं, सासंजक बल कहते हैं, इसे कहते हैं कोहेंसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहेंसिव क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इसे एडहेंसिव, इसे कोहेंसिव। अब इस रेन ड्रॉप के बीच में जो ससंजक बल है, मतलब देखो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक ही जैसे अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो ससंजक बल है जिसे कोहेंसिव फोर्स कहते हैं। दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब ये गैस है, ये आपका वाटर है, रेन ड्रॉप है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, आसंजक बल लगेगा जिसे एडहेंसिव फोर्स कहेंगे। याद रखना है आप लोगों को, जो रेन ड्रॉप होगी उसके मॉलिक्यूल के अंदर जो ससंजक बल है, मतलब जो कोहेंसिव फोर्स है, उसकी वैल्यू आपको याद रखना है असंजक बल मतलब आपके एडहेंसिव फोर्स से कहीं ज्यादा है। इस वजह से याद रखना है वर्षा की आपकी जो बूंद है, बूंद की आपकी याद रखना सरफेस पर पृष्ठ तनाव क्या होता है आपका बढ़ जाता है, जिस वजह से उसका जो शेप है वो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो याद रखना है वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में ससंजक बल ज्यादा है, जिस वजह से क्या होगा, यहां पर पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, और बढ़ने से क्या होगा साथियों, वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाएगी। याद रखना रेन ड्रॉप कैसी हो जाएगी, आपकी गोल हो जाएगी ड्यू टू कोहेंसिव फोर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है ना। तो बिल्कुल आपको यहां पर याद रखना है, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। और याद रखना है न्यूटन अपॉन मीटर इसका क्या होता है, एसआई क्या होता है, आप बोल सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर, आप बोल सकते हैं ये बेसिकली आपका क्या होता है, पृष्ठ तनाव का एसआई क्या होगा, मात्रक हो जाएगा। समझ गए मेरी बात ना, न्यूटन अपॉन मीटर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। चलो भाई साहब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, द प्रेशर इनसाइड दी सोप बबल्स। जल्दी बता दो कि जैसे मान लीजिए ये आपकी एक बाल्टी है, इस बाल्टी में आपने एक निरमा घोल वगैरह के रखा है, निरमा वगैरह आपने घोल के रखा हुआ है, ठीक है भाई साहब, निरमा या डिटर्जेंट आप कह सकते हैं, वो आपने घोल के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो डिटर्जेंट आपने घोल के रखा है इसके अंदर क्या है, इस तरीके से आप देखते हैं कि आप अगर डिटर्जेंट को घोलते हैं तो यहां पर आपका क्या होता है, आपके बुलबुले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बुलबुले, जिसे तुम कहते हो बबल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपका याद रखना है, बबल्स हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो वो ये पूछ रहा है कि जो साबुन से जो आपके बबल्स बनते हैं उसके अंदर का जो क्या होता है, आपका प्रेशर होता है, जो अंदर का क्या होता है साथियों, आपका प्रेशर होता है, वो क्या होता है साथियों, आपका जो प्रेशर है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही बताना है। वायुमंडलीय दाब के अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब से आधा होता है। फटाफट बता दो। अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो वायुमंडल है हमेशा याद रखना है कि जहां पर एरिया कम हो जाएगा, मतलब स्पेस कम हो जाएगा, तो जो प्रेशर है साथियों वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। और जब तुम्हारा एरिया क्या हो जाएगा साथियों, बढ़ जाएगा, तो जो प्रेशर होता है साथियों वो क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब आप बोल सकते हो आयतन बढ़ने से,
आयतन जिसे तुम वॉल्यूम भी कहते हो, आयतन बढ़ने से आपका जो दाब है वो हमेशा कम हो जाता है। अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाएगा। अब यहां पर बताओ कि आपके ये पूरा एटमॉस्फेयर है और बबल है बहुत छोटा, तो आपका बता दो कि आयतन कहां पर कम है। तो सर यहां पर जो आयतन है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, तो जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम क्या है भाई साहब, ज्यादा है। एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम ज्यादा है। साबुन के अंदर जो बुलबुले हैं, जो क्या है साथियों, आपके जो बुलबुले हैं उसका जो क्या है साथियों वॉल्यूम है, जो उसका वॉल्यूम है जिसे तुम कहते हो आयतन, वो क्या है प्यारे साथियों, वो आयतन क्या है साथियों, वो कम है। इस वजह से याद रखना है कि आयतन क्या हो जाएगा साथियों, कहां पर कम हो जाएगा आपका, ठीक है, आयतन कहां पर कम हो जाएगा आपका, याद रखना है आपका, आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब जो आपका आयतन है वो बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बुलबुले के अंदर का जो आयतन है, मतलब आप बोल सकते हो एरिया है, एरिया कम हो जाएगा, ठीक है ना, एरिया कम हो जाएगा, आयतन यहां पर पानी के बुलबुले का आयतन कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पर, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर एटमॉस्फेयर में आयतन ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है, बुलबुले के अंदर जो आयतन है वॉल्यूम है वो कम है। इस वजह से याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि वायुमंडल में याद रखना है, एटमॉस्फेयर में आपको याद रखना है एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम है। बुलबुले के अंदर एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से तो क्या हो जाएगा साथियों, अधिक होगा बुलबुले के अंदर का आपका क्या मामला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि द फिश सर्वाइव इनसाइड द फ्रोजन लेक बिकॉज, जल्दी से बता दो, जो आपकी फ्रोजन लेक होती है उसके अंदर जो आपकी मछलियां होती हैं वो जीवित क्यों रहती हैं, जल्दी से बता दो भाई साहब। मछलियां नियततापी जीव होती है, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, झील की तली पर बर्फ जम नहीं पाता, या ये सभी। जल्दी से बता दो भाई साहब कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट फुर्ती के साथ बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फुर्ती के साथ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करेंगे कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए आपकी ये एक लेक है, इस लेक में क्या होता है साथियों, जो सरफेस होती है वहां पर तो इस तरीके से मोटी कोडिंग हो जाती है किसकी, बर्फ की, लेकिन नीचे क्या होता है आपको ध्यान में रखना है, नीचे जो होता है वो पानी कैसा होता है, इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में ही होता है। नीचे जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को कि भाई साहब जो क्या होता है आपका, जो आपका सरफेस होता है, मतलब जो तली होती है जिसे तुम कहते हो सरफेस, ठीक है ना, तो जो सरफेस होता है वहां पर क्या होता है साथियों, आपका जो आइस होता है, बर्फ होती है, वो नहीं जमती है। अरे भाई कार्टून में तुमने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, जो आपका बर्फ ऊपर जम जाती है तो यहां पर बर्फ में होल करते हैं और यहां से आपका क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। अरे कार्टून्स वगैरह में देखा है कि नहीं देखा भाई साहब, देखा होगा आपने। तो याद रखना है आप सभी लोगों को कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, सी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। आइस डज नॉट फ्रीज एट द बॉटम ऑफ द लेक, समझ गए ना, नीचे पे आपका पानी नहीं जमता है, जिस वजह से यहां पर जो आप क्या है, जो फिश है आपकी वो क्या होगी, ऐसे तैरते हुए पाई जाएगी। समझ गए ना। तो ये फिश नीचे बढ़िया तैर रही है, ऊपर बर्फ जमी हुई है और ऑक्सीजन की दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपके वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन ही क्या करनी है, उसे अपने आप याद रखना है, उसे अपना यूज करना है। ठीक है भाई, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फटाफट देखेंगे। चलो भाई साहब, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, जल्दी बता दो, व्हेन अ डिटर्जेंट इज एडेड टू द प्योर वाटर द सरफेस टेंशन इज, फुर्ती के साथ बता दो कि जब शुद्ध पदार्थ में आपका क्या डाला जाता है, शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध जल में जब तुम डिटर्जेंट को डाल देते हो। ठीक है, तो याद रखना है जब तुम डिटर्जेंट को डालते हो भाई साहब तो क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। याद रखना है आपको, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, आपको याद रखना है, एक नियम है कि जब भी आप अशुद्धि मिलाते हो
किसी भी लिक्विड में, जिसे कहते हैं इम्प्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी। तो जो सरफेस टेंशन है, याद रखना है, जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है तुम्हारा? घट जाता है। सर सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए। याद रखना है लिक्विड मतलब द्रव्य का वह गुण जिसके कारण द्रव्य की जो सतह है, लिक्विड की जो सरफेस है वो एक तनी हुई झिल्ली के जैसे नजर आए, उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए आपने दूध को उबाला, दूध उबालने के बाद आपने उसे ढक दिया, तो भाप के बाद उसमें भाप रहेगी, तो क्या होगी? आप जब दूध को ठंडा करने पर देखोगे तो उसके ऊपर एक तनी हुई झिल्ली मतलब वो मलाई की परत जम जाती है, तो वो एक सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो याद रखना है सरफेस टेंशन का मतलब ये होता है पृष्ठ तनाव, मतलब कि द्रव्य की जो ऊपरी वाली जो सतह होती है वो तनी हुई झिल्ली के जैसे आपको दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो जब भी तुम इंप्योरिटी मिलाओगे, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाओगे तो पानी था शुद्ध, डिटर्जेंट मिलाने पर वो हो गया इंप्योर, तो सरफेस टेंशन घट गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सरफेस टेंशन घट गया। तो याद रखना है। अरे भाई साहब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं, जो सीवेज वगैरह होती हैं, जो नालियां होती हैं, उनमें याद रखना है जो आपके क्या होते हैं? मच्छर के जो क्या होते हैं? लार्वा होते हैं। मच्छर के जो क्या होते हैं? लार्वा होते हैं प्यारे साथियों। तो जो लार्वा होता है, ठीक है, वो क्या होता है साथियों? याद रखना है ये आपकी, आप बोल सकते हैं नाली वगैरह है, इसमें जो मच्छर के लार्वा है वो पानी के सरफेस पर तैरते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि पानी का अपना क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। अब क्या बोलते हैं कि मच्छरों को भगाना है तो भाई नालियों में मिट्टी तेल डाल दो। तो याद रखना है जब इस नाली में आप क्या करते हो? मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल डालते हो। क्या करते हो? कैरोसिन ऑयल डालते हो बेटा। तो याद रखना है इसका जो सरफेस टेंशन है, क्या है भाई साहब? इसका जो सरफेस टेंशन है आपका, ठीक है ना, सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। किसका सरफेस टेंशन? सर वाटर का। इस वजह से जो क्या है आपके लार्वा है वो पानी में डूब जाते हैं और मच्छर पनप नहीं पाते, क्योंकि याद रखना है मच्छर को पनपने के लिए भाई सब सीवेज या नाली वगैरह में तो पनपते हैं, लेकिन वो तैरते हैं पानी के ऊपर, पानी के अंदर जाएंगे मर जाएंगे। तो लार्वा तैरता हुआ पाया जाता है, मिट्टी का तेल डालोगे डूब जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो पानी के लिए आपका केरोसिन ऑयल एक इंप्योरिटी थी। तो प्रूफ हुआ जब भी इंप्योरिटी मिलाओगे सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए ना? बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाना भाई साहब आप सभी लोग, ठीक है? चलो भाई साहब जल्दी से बता दो, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर हाईएस्ट? भाई साहब सबसे पहले तो ये टर्म समझने की बारी है कि जो अपेक्षित घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, ये क्या होती है भाई? क्या होती है ये? ठीक है, देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं? वाटर के जो क्या होते हैं तुम्हारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल। याद रखना है आपका अपेक्षित घनत्व का मतलब होता है जो वाटर के मॉलिक्यूल हो वो जब सबसे पास पास होते हैं, मतलब उसका जो रिलेटिव डेंसिटी है, अपेक्षित घनत्व है, वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब वाटर के मॉलिक्यूल सबसे पास पास होते हैं? अपेक्षित घनत्व का मतलब होता है उसका घनत्व, घनत्व मतलब जितना पास पास मॉलिक्यूल हो। तो 4 डिग्री सेल्सियस का आपका याद रखना है एक ऐसा टेम्परेचर है कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर आप क्या करोगे, अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप किस चीज को याद रखना है, आप वाटर को रखोगे तो उसके मॉलिक्यूल सबसे पास पास होंगे। तो मतलब जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी वाटर की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो बिल्कुल भाई साहब आप सभी क्या करिए, जल्दी जल्दी क्या करिए, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि भाई साहब यहां तक तमाम चीजें क्लियर हैं कि नहीं। थम्स अप कर दीजिए भाई साहब तमाम साथी, ठीक है? डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछे जाएंगे, कई बार पूछे गए हैं, और ये ऐसे ऐसे रूल से साथियों जो बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो आप सभी लोगों को भी बेहतर तरीके से क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, क्लास को देखना है, ठीक है? चलो भाई आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, बहुत ही अच्छा है, व्हेन द बकेट ऑफ वाटर इज पुल्ड अप फ्रॉम द वेल
इट फिल्स लिम्प दैट बकेट। जल्दी बता दो कि जब हम कुएं की, आप बोल सकते हैं कि भाई साहब किसी भी बाल्टी को जब आप क्या करते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है साथियों, याद रखना है दो चीजें रहती हैं। पानी की सतह से ऊपर बाल्टी भारी हो जाएगी, पानी की सतह से ऊपर बाल्टी हल्की हो जाएगी, पानी से बाहर अगर स्थिरता खो बैठेगी, या पानी से बाहर आते ही बाल्टी को द्रव्यमान की प्राप्ति होगी। फटाफट बता दो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों तुम्हारा ए हो जाएगा। ठीक है ना, कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी, मतलब याद रखना है बिकॉज हैवियर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब याद रखना है, ठीक है, बिकम, याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपका ये कुआं है, ये वेल है आपका, याद रखना है ये आपका कुआं है, ठीक है, इस तरीके से कुआं है। मान लीजिए ये आपने यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, यहां पर आप खड़े हुए हैं, इस रस्सी के थ्रू, याद रखना है एक रस्सी के थ्रू आपने क्या हुआ है, यहां पर आपने बाल्टी क्या है डाली हुई है, पूरी बात समझते जाना, और यहां पर क्या है, पानी है, इस बाल्टी के अंदर भी क्या है, पानी है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां से अगर कोई व्यक्ति क्या करेगा साथियों, कोई व्यक्ति क्या करेगा, इसे खींच रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इसे खींच रहा है। किसे खींच रहा है भाई साहब, इस बाल्टी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो सबसे पहले याद रखना है बाल्टी जब तक कहां पर है, जब तक बाल्टी पानी के अंदर है वो कैसी रहेगी, हल्की रहेगी, वो कैसी रहेगी, हल्की रहेगी। और जैसे ही जो तुम्हारी बाल्टी है, दूसरा डायग्राम बताता हूं मैं, जैसे ही पानी से बाहर आएगी वो कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, हैवियर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि आपका जो वाटर होता है वो एक प्रकार का बायोएंट फोर्स, समझ गए मेरी बात ना, बायोएंट फोर्स जिसे कहते हैं उत्प्लावक बल। तो जो तुम्हारा द्रव्य होता है वो याद रखना है इस बाल्टी पे क्या करता है, आपका उत्प्लावक बल डालता है ऊपर की तरफ। मतलब देखो जैसे आप कहते हो ना, पानी में कोई चीज डूब रही होती है तो पानी उसे ऊपर फेंकता है, समझ गए ना। तो जैसे ही ये बाल्टी, एक चीज है ना, जब तुम बाल्टी को जैसे खाली बाल्टी अंदर डालते हो तो आसानी से डूबती नहीं है। क्यों नहीं डूबती है, क्योंकि जब तुम बाल्टी को कहां करोगे, पानी के अंदर डालोगे, तो जो पानी के अंदर एक उत्प्लावक बल बायोएंट फोर्स काम करता है, वो याद रखना है इस बाल्टी को ऊपर की तरफ ढकेलता है। बायोएंट फोर्स याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स के, गुरुत्वीय बल के ऊपर उल्टी दिशा में काम करता है। तो याद रखना है इस बाल्टी की सरफेस पर बायोएंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, समझ गए ना। तो पानी के अंदर जब तक बाल्टी है तो आप तो उसे खींचे ही हुए हैं, नीचे से पानी बायोएंट फोर्स भी लगा रहा है, तो पानी के अंदर बाल्टी हल्की हो गई। एक तो तुमने भी पकड़ रखा है, नीचे से बायोएंट फोर्स मतलब उत्प्लावक बल भी लग रहा है जो कि बाल्टी को बार बार ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो भाई साहब तुम्हें हल्की लग रही है। अब भैया बारी आई, जब ये बाल्टी पानी से बाहर आई, जब पानी से बाहर आई तो जो तुम्हारा बायोएंट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब टोटल भार बाल्टी का तुम्हारे हाथ में आ गया, बाल्टी हो गई भारी, क्योंकि नीचे से जो तुम्हें सपोर्ट दे रहा था ऊपर की तरफ बायोएंट फोर्स, उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो बाल्टी हो गई भारी। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से याद रखना, उत्प्लावक बल मतलब जो पानी किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर, याद रखना है एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जो काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत जो काम करता है वो बायोएंट फोर्स है। तो आंसर हो जाएगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है हमारी बाल्टी, ठीक है ना, याद रखना है। और कारण मैंने बता दिया है, ड्यू टू बायोएंट फोर्स। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है, जल्दी से बता दो। व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम water the hair of the shaving brush stick together, the reason, जल्दी से बता दो। तो पृष्ठ तनाव, शांता, प्रत्यास्था या घर्षण। तो भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। बार बार ये क्वेश्चन आता है आपका, सरफेस टेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जो तुम क्या करते हो, शेविंग जैसे ब्रश को आप बाहर निकालते हो तो बाल चिपक जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, किसकी वजह से, याद रखना है आप लोगों को पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। बता चुका हूं पृष्ठ तनाव क्या होता है। कोई भी लिक्विड है आपका, इस तरीके से उस लिक्विड की जो सरफेस होती है, लिक्विड है उसकी जो सरफेस होती है प्यारे साथियों, वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह, स्ट्रेट मेम्ब्रेन की तरह याद रखना है आपका वर्क करती है। और उसी तनी हुई झिल्ली को क्या कहते हैं, उस वाटर का पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, तुम्हारा जो क्या बाल होते हैं शेविंग ब्रश में चिपक जाते हैं। बात को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं भाई साहब अगला हमारा क्या कहता है क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फुर्ती के साथ देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है प्यारे साथियों कि एन इमेज मेड बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। फटाफट बता दो, जो आपकी एस्ट्रोनॉजिकल क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होती है उससे जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो हमें कैसा दिखाई देगा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा या वास्तविक और बड़ा, इमेजिनरी एंड शॉर्ट, इमेजिनरी एंड एक्सटेंडेड, रियल एंड स्मॉल एंड रियल एंड इंक्रीज। तो भैया वो एक तो काल्पनिक होता है और खगोलीय दूरदर्शी है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। तो एक तो इमेजिनरी है और क्या होता है आपका एक्सटेंडेड है, मतलब क्या होता है, ओरिजिनल जिस चीज को आप देख रहे हैं उससे क्या होता है, उसका साइज बड़ा ही होता है। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को, आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी विल बी दी राइट आंसर, काल्पनिक और बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फुर्ती के साथ देखेंगे। निम्न में से कैमरे का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो भाई साहब, कैमरे का कौन सा भाग आपका मनुष्य की आंख के रेटिना के जैसे होता है। फटाफट बता दो भाई साहब, फटाफट बता दो कि कौन सा भाग होता है मनुष्य की आंख के रेटिना के जैसे होता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मनुष्य की आंख देख लो भाई साहब, आपका ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है, कई बार मैंने तुम्हें बताया हुआ है, याद रखना है। आपका सबसे पहला भाग होता है तुम्हारा कंजक्टाइवा होता है, क्या होता है, कंजक्टाइवा होता है। दूसरा पार्ट होता है तुम्हारा कॉर्निया होता है। थर्ड पार्ट होता है तुम्हारा लेंस होता है और फोर्थ पार्ट होता है तुम्हारा क्या आप बोल सकते हैं, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, लेंस और आपका रेटिना होता है। ये आपकी क्या होती है, आपकी बाहर से अंदर की तरफ मैंने आंखों की तुम्हें परतें बता दी। यहां पर जो लेंस होता है साथियों, याद रखना है, वो होता है, उसे कहोगे तुम उत्तल दर्पण कहोगे। क्या कहोगे, उत्तल दर्पण कहोगे, जिसे तुम कहते हो आपका, याद रखना है आप लोगों को, कॉन्वेक्स लेंस कहते हो। क्या कहते हो, कॉन्वेक्स लेंस कहते हो। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां से याद रखना है आप सभी लोगों को कि यहां पर जो पूछा गया है मनुष्य की आंख के रेटिना के जैसे होता है, ये जो रहा आपका रेटिना, समझ गए। रेटिना का मतलब ये होता है जहां पर क्या होता है आपके इस तरीके से प्रकाश की किरणें जाएंगी, आपका जो लेंस है वो उन्हें एक जगह पर मिला देगा और एक जगह पर मिलके यहां पर इमेज का निर्माण होगा, उसे कहते हैं रेटिना। जहां पर आपका क्या होता है, इमेज बनती है, उस पार्ट को तुम रेटिना कहोगे। तो हमारे कैमरे में याद रखना है जो फिल्म होगी वो क्या होगी, आपके रेटिना का काम करेगी। मतलब फिल्म में ही क्या होगा, आपका इमेज बनेगी, फिल्म में ही क्या होगा साथियों, आपकी इमेज क्या होगी, जनरेट होगी। तो जो तुम्हारा इमेज बनाने का कॉन्सेप्ट है वो हमारी आंख में रेटिना कर रहा है और यहां पर फिल्म। अब देखो, फिल्म में इमेज बन तो जाएगी, रेटिना में इमेज बन तो जाएगी। फिल्म और रेटिना को हम कंपेयर कर रहे हैं कि इमेज, याद रखना है, रेटिना इज इक्वल टू फिल्म। लेकिन याद रखना है, जैसे कि फिल्म में इमेज बनने के बाद भी उसे धुला जाता है, उसके बाद उसे निकाला जाता है, तब वो दिखती है, वैसे ही याद रखना है रेटिना में इमेज बनने के बाद, रेटिना में इमेज बनने के बाद जब तक वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू, किससे साथियों, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, जब तक वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके कहां नहीं पहुंच जाती है, ब्रेन में नहीं पहुंच जाती है, तब तक क्या होगा, वो दिखाई नहीं देगी। बात समझ में आ रहा है ना, जब तक वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में नहीं जाएगी वो दिखाई नहीं देगी। जब तक जो फिल्म है वो धुलेगी नहीं, प्रॉपर उसकी तस्वीर नहीं आएगी तो वो दिखाई नहीं देगी। ये फंडा है दोनों के बीच पीछे का। क्लियर है मेरी बात ना, तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो भाई साहब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाक से देखेंगे। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज। जल्दी से बता दो, आपकी ट्रैफिक सिग्नल्स में लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त होता है, फुर्ती से बता दो भाई, लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त होता है, ठीक है। फुर्ती से बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप सभी लोगों का, ठीक है। याद रखना है, तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है, विवर्तन कम होता है, अपवर्तन कम होता है। तो याद रखना है, जो आपका लाल प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वेवलेंथ क्या होगी साथियों, याद रखना है, आपकी मैक्सिमम होगी। और इसकी स्कैटरिंग याद रखना है, इसकी क्या होगी साथियों, स्कैटरिंग जो होगी वो क्या होगी, सबसे लो होगी, सबसे कम होगी। मतलब याद रखना है, जो इसका प्रकीर्णन होगा,
प्रकीर्ण का मतलब होता है फैलना, प्रकीर्ण का मतलब होता है फैलना। अब मान लीजिए यहां पर सिग्नल लगा हुआ है और इस सिग्नल में आपका याद रखना है आप लोगों को, ये लाल कलर यहां पर दिख रहा है। अब प्यारे साथियों, लाल कलर का याद रखना है, अगर स्कैटरिंग क्या होती, ज्यादा हो जाती, प्रकीर्ण ज्यादा हो जाता तो ये तो फैल जाता भाई। यहां कोई खड़ा है तो दिखाई ही नहीं देता, लेकिन ये क्या है साथियों, याद रखना है, इसका क्या है, याद रखना है, स्कैटरिंग लो है, प्रकीर्ण कम है तो फैलेगा कम और प्रॉपर दूर से भी क्या होगा, सबको साफ साफ पर दिखाई देगा। समझ गए मेरी बात ना? तो याद रखना है स्कैटरिंग लो है और वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा तक मतलब दूर से भी आप इसे आसानी से देख सकते हो क्योंकि इसकी स्कैटरिंग लो है और वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो दैट्स व्हाई याद रखना है आप लोगों को रेड कलर का यूज किया जाता है। भाई साहब कहां पर यूज किया जाता है रेड कलर का? तो प्यारे साथियों रेड कलर का यूज किया जाता है आपके किसमें, ट्रैफिक सिग्नल्स में। बात समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक है। चलिए बात क्लियर है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फुर्ती के साथ हम देखेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? द रिमूव हेडलाइट ग्लेयर इन मोटर कार्स। मतलब आपको बताना है कि जैसे मान लीजिए आपकी जो मोटर कार है उनमें एक तरीके से भाई हेडलाइट्स है, हेडलाइट से लाइट निकल रही है, लेकिन कई बार आप देखते हैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसी लाइट कई बार आंखों में नहीं लगती है। चौंध मतलब जो सामने से आ रही है कुछ दिखाई ना दे, ऐसा नहीं होता। जनरल नॉर्मली आप चला लेते हो गाड़ी, क्योंकि उन कार में अगर नॉर्मल आप बर्फ लगा दो तो आप तो देख ही नहीं पाओगे कि भाई साहब कार आ रही है, पूरी रोशनी रोशनी दिखाई देगी। तो उससे थोड़ा बहुत मतलब उसकी जो क्या होती है, आपका याद रखना है, जो आपका हेडलाइट का जो ग्लेयर होता है उसे थोड़ा सा कम करने के लिए आप किस चीज का उपयोग करते हो? पतली परतें प्रयुक्त की जाती हैं, पॉलीराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, कांच का प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पॉलीराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? आपके पॉलीराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। समझ गए मेरी बात ना? याद रखना है पॉलीराइड्स आर यूज, ये याद रखना है, याद रखना है आपको। पॉलीराइड जब आप क्या करोगे, ये तुम्हारा लाइट है, ये बल्ब है, इसके आगे याद रखना है पॉलीराइड लगा दोगे, जिससे क्या होगा, इस तरीके से जो लाइट होगा वो लाइट को क्या कर देगा, आपका स्ट्रेट जाने देगा, ऐसे चारों तरफ नहीं जाने देगा। तो पॉलीराइड का उपयोग किया जाएगा किस लिए? आपका याद रखना है मोटर कारों के हेडलाइट में चौंध को हटाने के लिए। तो भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? पॉलीराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई साहब जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फुर्ती के साथ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे भाई साहब, क्योंकि याद रखना है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो आंसर देते जाएंगे भाई साहब कमेंट बॉक्स में। आंसर आप सभी लोगों के आने चाहिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ऑफलाइन ये भी बताना कि ये क्लास कैसी लगी थी। ठीक है भाई, तो तमाम चीजें आप लोगों को बताना है भाई साहब। ये नहीं कि पता चले होली खेल रहे हैं सर तो हमें तो भाई कुछ पता ही नहीं है, क्लास वगैरह तो आप बिल्कुल बाहर में जाए भाई साहब, समझ रहे हो ना? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई साहब। हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं जहां जहां से भी, तो भाई साहब वो सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताना भी है कि क्लास कैसी लगी, और क्लास में भाई साहब एक्टिवनेस भी दिखाना है आप लोगों को, कमेंट कर करके आंसर्स भी बताने हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो होली में ऐसा नहीं कि भांग खा के बिल्कुल आप लोग क्या करो भाई, खुश होश ही नहीं है, पता चले 1-2 हफ्ते बाद तक बच्चे, समझ रहे हैं मेरी बात ना? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देते जाना है और साथ ही साथ क्या करना है, आप लोगों को एक्टिवनेस दिखाना है, क्योंकि एक एक क्लास आपके हो सकता है इस क्लास से ही 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। क्या करोगे? मना लो होली, दिक्कत हो जाएगी। तो भाई साहब एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्लास में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मेहनत करते हैं। चलो, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट अबाउट लाइट इज रॉन्ग? वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। बिल्कुल ठीक है, सही है। वह निर्वात में भी गुजर सकता है। बिल्कुल ठीक है, गुजर सकता है भाई साहब। वह निर्वात में नहीं गुजर सकता, यह गलत है भैया। निर्वात में अगर वो गुजर सकता है तो नहीं गुजर सकता तो भाई गलत ही होगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। यहां पूछा गया है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, आपका संचरित होता है। बिल्कुल ठीक है, याद रखना है वो जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आपका क्या होता है, आपका एक तरीके से ट्रांसमिट होता है। सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी हो जाएगा। प्रकाश के संबंध में जो गलत कथन ये है कि वह निर्वात में नहीं गुजर सकता, लेकिन वह निर्वात में गुजर सकता है। सर ये निर्वात जो वर्ड आया है, वैक्यूम जो वर्ड आया है, आप वो बताइए। ठीक है,
जो वैक्यूम वर्ड आया है जिसे हम निर्वात कहते हैं उसके बारे में बताइए। तो बेटा जो निर्वात मतलब होता है जहां कोई भी वायुमंडल नहीं होता, जहां कोई भी वायुमंडल नहीं होता, या आप बोल सकते हैं जहां पर कोई भी गैसें नहीं होती, वो कहलाता है आपका क्या, निर्वात या वैक्यूम। मतलब मान लीजिए एक रूम है, मान लीजिए एक रूम का मैं एग्जांपल देता हूं, उससे मैंने सारी गैसें निकाल ली, यहां पर 0% गैस है, कोई भी गैस नहीं है, मतलब ये निर्वात बन गया। ये क्या बन गया, निर्वात बन गया। इस बात को ध्यान में रखना है। और निर्वात का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है अंतरिक्ष। जो अंतरिक्ष है मेरे बेटे वो क्या है, एक निर्वात मतलब वैक्यूम का एग्जांपल है। जब आप अंतरिक्ष में जाते हो तो वहां पर क्या है, आप जानते हो कि वहां हम उड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी गैसें नहीं है, कोई भी वायुमंडल नहीं है। और याद रखना है कि वहां से भी, अब जब सूर्य से आपका पृथ्वी तक लाइट आती है तो भाई साहब वो तो अंतरिक्ष से होकर आती है, आपको याद रखना है। अब जब वो अंतरिक्ष से होकर आती है तो वो तो वैक्यूम मीडियम से ही आ रही है, वैक्यूम मीडियम से आ रही है, मतलब याद रखना है कि भाई साहब वहां एयर नहीं है, और एयर नहीं है तो इसका मतलब यह है अगर लाइट वहां से होकर आ रहा है तो लाइट भाई सब वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो लाइट याद रखना है आपका निर्वात में भी गति कर सकता है। अब लेकिन तुम अगर पता चले तो अंतरिक्ष में जाके बातें कर रहे हो तो नहीं हो पाएगी भाई साहब, क्योंकि जो तुम्हारा साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा, मुंह बस हिलाते रह जाना, आवाज तो जाएगी नहीं। सपोज इस रूम की वे मैं सारी एयर क्या कर दूं, निकाल दूं, अब तुम बोल के दिखाओ, सुनाई ही नहीं देगा। तो याद रखना है इसीलिए अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं उनकी आवाज नहीं सुनाई देती है, बट लाइट आ जाती है। क्लियर है मेरी बात ना। तो आंसर हो जाएगा भाई साहब सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फटाफट और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। भाई साहब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फुर्ती के साथ इसका आंसर आप सभी लोग क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, चलो। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फटाफट बता दो कि जो डॉक्टर बेसिकली जो एंडोस्कोप, एंडोस्कोप का मतलब होता है ऐसा स्कोप जो कि एंडो मतलब आंतरिक अंग, यहां पर एंडो से जो तात्पर्य है, स्कोप का मतलब होता है देखने वाला यंत्र, माइक्रोस्कोप छोटी चीजें देखने वाला यंत्र माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप आंतरिक अंग देखने वाला क्या यंत्र। बात समझ में आ रही है ना। एंडो मतलब इंटरनल ऑर्गन, तो इंटरनल ऑर्गन जो हमारा क्या होता है, एंडोस्कोप के थ्रू, आप कहते हैं ना एंडोस्कोपी हुई है हमारी, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को देखा गया है। तो बेसिकली वो किस सिद्धांत पर काम करता है, द एंडोस्कोप यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू एक्समाइन द inside of the stomach of the patient works on which of the following principles। जल्दी बता दो भाई साहब एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आपका काम करता है भाई साहब। तो ध्यान में रखना आप सभी लोगों को, याद रखना है ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब याद रखना है ये जो तुम्हारा एंडोस्कोप है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। तो याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर कौन वर्क करता है, आपका एंडोस्कोप वर्क करेगा। ठीक है भाई। इसके अलावा सर एक दो और एग्जांपल तो याद रखना है, जो तुम्हारा मरीचिका होगी, जो मरीचिका होगी प्यारे साथियों, जिसे तुम मिराज कहोगे, क्या कहोगे, जो मिराज होते हैं ना भाई साहब, मरीचिका मतलब जैसे आप रेगिस्तान में जा रहे हो, या सामान्य रेगिस्तान तो छोड़ो तुम गए भी ना होगे, जैसे मान लो तुम किसी हाईवे की रोड में जा रहे हो जहां गर्मी के मौसम में मई जून में तुम चला रहे हो गाड़ी और तुम बिल्कुल सीधी रोड है, तो तुम्हें ऐसा कभी कभी लगता है कि भाई सब देखने पर कि सामने ऐसा पानी पड़ा हुआ है। तो जब क्या होता है, आपका पास में जाते हो तो पानी मिलता नहीं है भाई साहब, तो जो सनलाइट जब आपकी सड़क पर पड़ती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से वहां तुम्हें क्या दिखता है, मिराज दिखता है। एक तो ये भी हो गया है आपका, तो एंडोस्कोपी ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके अलावा क्या तुम्हारा भाई साहब मिराज, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और भाई साहब हीरे का चमकना मतलब याद रखना है जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, तो वो जो शाइन कर रहा है वो भी साथियों याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होगा। बात समझ में आ रही है। तो भाई साहब यहां पर आप लोगों को याद रखना है आंसर हो जाएगा तुम्हारा कितना, आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, विच कलर हैज मोर डिफ्लेक्शन इन दी रेनबो। फटाफट बता दो किस आपके कलर का जो विक्षेपण होता है, इसका मतलब फैलना होता है, ठीक है ना, फैलना होता है आपका। ये लो भाई साहब,
ये क्या है सर? विबजियोर। ये क्या बना दिया है सर? ये हमने बना दिया है कि अगर मान लीजिए हम एक प्रिज्म लेते हैं और उस प्रिज्म में साथियों हम एक व्हाइट लाइट को प्रेजेंट कराते हैं, तो वो व्हाइट लाइट क्या होती है, अपने कितने कलर्स में प्यारे साथियों, अपने 7 कलरों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्योंकि याद रखना है एक व्हाइट लाइट आपके 7 अलग अलग कलर से क्या होती है, मिलकर आपकी बनी होती है। तो प्रिज्म क्या करता है, उन्हें क्या कर देता है, उसे स्कैटरिंग कर देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देता है, प्रकाश का प्रकीर्ण कर देता है। मतलब प्रकाश को उसके अवयवी आपके किसमें, उसके जो अंदर इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब याद रखना है एक सफेद कलर की अगर लाइट है तो सफेद कलर की लाइट वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी होती है और उसे वापस 7 अलग अलग रंगों में कन्वर्ट कौन कर देता है, व्हाइट लाइट को प्रिज्म कर देता है। और जो वो ऑर्डर में, वो जो ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का मतलब होता है 7 अलग अलग है सर, ऊपर कौन होगा नीचे कौन होगा, तो ऊपर होगा वॉयलेट, फिर होगा आपका क्या, इंडिगो, इसके बाद आपका ब्लू हो जाएगा, इसके बाद ग्रीन हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ऑरेंज हो जाएगा और फिर रेड हो जाएगा। तो विबजियोर आपको याद रखना है, विबजियोर। अब ये जो विबजियोर है यहां पर इंद्रधनुष में किस रंग का क्या होगा साथियों, आपका जो विक्षेपण होगा वो सबसे क्या होगा साथियों, ज्यादा होगा। बता दो भाई साहब, बहुत ही क्या लग रहा है साथियों, आसान है। किसका विक्षेपण क्या होगा साथियों आपका सबसे अधिक होगा, तो भैया लाल कलर का विक्षेपण क्या होगा आपका, डिफ्लेक्शन जो होगा वो सबसे क्या होगा, अधिक होगा। ये देख जाओ, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है भाई साहब। तो रेड कलर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे भाई साहब इसका राइट आंसर बताएंगे कि भाई साहब एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ प्लेन मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जल्दी बता दो भाई साहब कि जो आपकी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब। देखो कैसे निकालते हैं आंसर, देखो भाई साहब, 0, 1, अनंत और 1 और अनंत के बीच में, भैया इसका आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत, जिसे तुम कहते हो इन्फिनिटी कहते हो भाई साहब। सर कैसे होगा, जरा प्रूफ करिए, कैसे होगा आपका समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कैसे हमारी क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, कैसे आपकी अनंत हो जाएगी। देखो ये मान लो कोई तुम्हारा प्लेन मिरर है, ये तुम्हारा भाई साहब प्लेन मिरर है इस तरीके से, ठीक है, ये प्लेन मिरर है भाई साहब, यही ना डायग्राम बनता है प्लेन मिरर का। ये भाई आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साथियों तुम्हारा समतल दर्पण, जिसे तुम कहते हो प्लेन मिरर। अरे भाई साहब प्लेन मिरर में अगर तुम क्या करोगे, अब देखो रेडियस निकालना है, तो इस तरीके से तुम अगर भाई साहब यहां से ऐसे लाइन खींचना शुरू करोगे, तो अब जब प्लेन मिरर में ऐसे लाइन खींचोगे, अगर भाई सर्किल बनेगा, भाई साहब रेडियस किसकी निकालोगे, जब सर्किल जनरेट होगा तो उसकी हम रेडियस या त्रिज्या भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहां से समतल मिरर में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम यहां से भाई साहब सर्किल बनाने के लिए ऐसी रेखाएं खींचोगे, तो भाई साहब ये जो रेखाएं हैं ये कहां पर मिलेंगी ये हमें पता नहीं है, मिलेंगी अनंत में, इंफिनिटी में कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि ये जो लाइंस हम समतल दर्पण प्लेन मिरर से खींच रहे हैं रेडियस बनाने के लिए कहां पर मिलेंगी। इसीलिए कहते हैं भैया मिलेगी, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। तो उसका कोई एक तरीके से आप बोल सकते हैं डिफाइन आंसर नहीं होता, कहते हैं भैया इन्फिनिटी में कहीं जाकर मिलेगी और तब हम रेडियस बता पाएंगे। मतलब समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपकी इन्फिनिटी होती है। अब जैसे मान लो आपका कॉनकेव मिरर है, मतलब आपका अवतल दर्पण है, भैया ये कॉनकेव मिरर है, बहुत ही आसान तरीके से देख लो, ये खींचोगे आके यहां पे मिल जाएगा और यहां से इसकी ये रेडियस निकाल लो, इजी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम क्या करोगे, समतल दर्पण का मामला होगा, फिर आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। चलो भाई साहब, ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना। चलिए, तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन साथियों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत ही आसान है। निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, और वेलोसिटी मतलब क्या होगा, वेग होगा आपका, ठीक है। तो वेग सबसे ज्यादा किसका होता है तुम्हें बताना है इन चारों में से, एक्स किरणों का, प्रकाश का, पराध्वनिक तरंगों का, या इलेक्ट्रॉन का। एक्स रेस, लाइट, सुपरसोनिक वेव्स या इलेक्ट्रॉन। बड़े ही आसानी से आप लोग बता देंगे, मुझे पता है किसका वेग क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और कितना होगा यह भी तुम्हें बताना है, ठीक है भाई साहब, कितना होगा यह भी तुम्हें बताना है। देखो भाई साहब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, जिसका भी है उसका इतना है,
3 इंटू 10⁸ मीटर, इतना है भाई साहब। अब तो आंसर बता ही दोगे, ये सर्च कर लेना ये किसका है और वो इनमें से आंसर मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात की नहीं समझ गए? मतलब 30 करोड़ अपॉन वही, मतलब आप बोल सकते हो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड लगा दो भाई साहब, ठीक है। मतलब वो जब चलेगा तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चलेगा। बात समझ में आ रही है? लगभग 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होगा, उसकी गति होगी। ठीक है भाई साहब, तो जल्दी से बता देना इसका राइट आंसर कि भाई साहब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करना है आप सभी लोगों को, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है। सब कोई बता देंगे भाई साहब, ये तो कहो तुम्हें रटा ही हुआ हो, ठीक है। तो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बताना। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्वेश्चन कैसे लगे, क्या करना है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। धन्यवाद।